संदीप भाई, अब जरा आपसे एक मुझे अजीब सी चीज ये लगती है कि सारे जो न्यूक्लियर हथियार वाले देश हैं वो सबको बताते हैं कि तुम भी मत रखो, तुम भी मत रखो, बिल्कुल गलत है। मतलब या तो आप अपने सारे न्यूक्लियर हथियार को ले जाके कहीं सागर में डुबो दीजिए, खत्म कर दीजिए और फिर कहिए कि देखिए साहब, मैं न्यूक्लियर फ्री, अब आपको भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो न्यूक्लियर रखूंगा, लेकिन मैं इस पे एक टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि आप ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं। और खास करके अमेरिका, जिसका एक हिस्ट्री है कि जापान में उसने केवल अपने अपने टेस्ट को रीइंफोर्स करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, या अपना दबदबा कायम करने के लिए, या बाकी लोगों को डराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में और हिरोशिमा में 3-4 दिन के अंतराल पे 2 बार बम फेंका था भाई, और वो आज पूरी दुनिया को समझा रहा है कि तुमको नहीं रखना चाहिए, तुमको नहीं रखना चाहिए। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी। और कहीं ना कहीं इजराइल जो कर रहा था, क्या ये एक नेचुरल रिएक्शन पूरे दुनिया से आ रहा है कि जो इतने कुछ देश ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? संदीप पांडे जी। जी नमस्कार सभी साथियों को। वैसे तो सुनील जी ने काफ़ी बातें रख दी हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बस एक बार थोड़ा सा इसका जो है इतिहास वो बता दूं। तो ये बात सही है कि अगर दुनिया की कोई एक ऐसी घटना हो जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मरे हों, तो वो हिरोशिमा ही है। और आज तक अमेरिका ने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है। हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिराए गए। ये बात सही है आपकी कि वो सिर्फ परीक्षण के लिए गिराए गए थे कि इससे होगा क्या। और 2 इसलिए गिराने पड़े थे क्योंकि एक यूरेनियम का था, दूसरा प्लूटोनियम का था। तो दोनों देखना था कि दोनों का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के करीब 3 लाख के करीब लोग मारे गए थे, उससे कम। लेकिन बाद में बहुत मौतें हुई रेडियोधर्मिता के कारण, जो लोगों को खून के कैंसर की बीमारी हो गई और आज तक हो रही है। तो इसके बाद एक एक करके 5 और देशों ने बना लिए, जिसमें रूस, इंग्लैंड, मतलब उस समय तो सोवियत यूनियन था, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और अमेरिका ही है। तो सबसे आखिरी देश इन 5 में बनाने वाला वो था चीन। और अमेरिका ये नहीं चाह रहा था कि कोई प्रगतिशील देश, और वो भी कम्युनिस्ट देश, ये हथियार बना ले। मतलब रूस तो खैर बना चुका था पहले। तो उसने भारत को ये प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल नेहरू को, कि आप हमसे बम ले लीजिए और आप जो है इसका परीक्षण कर लीजिए, ताकि आप चीन के पहले ये दावा कर सकें कि आपने परीक्षण किया है। नेहरू जी ने उनको कहा धन्यवाद, इसको आप अपने पास ही रखिए। और राजीव गांधी के समय तक भारत की ये नीति थी कि भारत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। राजीव गांधी अकेले दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जनरल असेंबली में एक भाषण देके ये अपील की थी कि भाई दुनिया के सारे देश इस हथियार को ख़त्म कर दें, क्योंकि भारत के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था कि वो जो तरह तरह की संधियां हैं, CTBT, NPT, उन पे हस्ताक्षर कर दे। और भारत की ये भूमिका थी कि भाई आप हमें एक तारीख बता दीजिए कि आप अपना कब तक ख़त्म करेंगे, तो हम हस्ताक्षर कर देंगे। पाकिस्तान कह रहा था कि जिस दिन भारत करेगा उस दिन हम भी कर देंगे। और इजराइल की तो कहीं चर्चा ही नहीं होती है। तो ये 3 देश जो है, भारत, पाकिस्तान और इजराइल, इन्होंने भी वो हथियार बना लिया। मतलब जिस चीज़ के लिए आज ईरान को दोषी ठहराया जा रहा है, वो अपराध तो भारत, पाकिस्तान और इजराइल पहले कर चुके हैं। और एक NPT नाम की संधि बन गई। उसमें ये हुआ कि जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, ये हथियार रखेंगे, लेकिन बाकी और कोई देश नहीं रखेगा। और उसी तरह CTBT में ये था कि भाई कोई परीक्षण नहीं करेगा हथियार बनाने के लिए। तो और एक और ट्रीटी है FMCT, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, कि कितना आप वो फिसाइल मटेरियल रख सकते हैं जिससे बम बनता है। तो भारत ने अंततः परीक्षण किया 74 में।
वो सबको मालूम था कि बम बनाने के लिए है, हालांकि इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को बताया कि वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है। और फिर 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया। तो वो जो पूरी व्यवस्था थी एनपीटी और सीटीबीटी की, वो धरी की धरी रह गई। खुलेआम इन इन दोनों देशों ने उसकी धज्जियां उड़ाई और दुनिया कुछ नहीं कर पाई। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ईरान पे इस तरह के प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं, जब आपने भारत को, पाकिस्तान को, इजराइल को ये छूट दे रखी है कि वो परमाणु हथियार बना के रख भी सकते हैं। तो इसमें इजराइल पे या नॉर्थ कोरिया पे क्यों आपत्ति होनी चाहिए, जो दो देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो कोई बात है नहीं कि भाई आप कहें कि इन्होंने संधि पे हस्ताक्षर किया है, लेकिन संधि ही अपने आप में पक्षपातपूर्ण है, जो 5 देशों को तो छूट दे देती है। तो ये सारे हथियार ख़त्म होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका जो एक सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि दुनिया के कम से कम 5 इलाके ऐसे हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर का क्षेत्र और मध्य एशिया, यहाँ कुल मिला के 125 के ऊपर देशों ने अलग अलग संधियां करके 5 ये कहा है कि वो न तो कभी परमाणु हथियार बनाएंगे और न किसी दूसरे मुल्क को अपने यहाँ लगाने देंगे। तो दुनिया में उन देशों की संख्या ज़्यादा है जो इस हथियार के खिलाफ है। जो यूक्रेन वाली बात सुनील भाई ने कही, उसमें थोड़ा सा संशोधन मैं ये कर दूं कि सोवियत यूनियन के हथियार सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद 4 देशों के हिस्से में आए थे, रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन। बाकी तीनों देशों को ये समझाया गया, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, तीनों ने मिलकर समझाया कि तुम ये हथियार क्या करोगे, इसको दे दो, रूस इसकी रक्षा करेगा और तुम्हारी रक्षा की गारंटी जो है वो हम लोग लेते हैं। तो खुशी खुशी, मतलब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई वो भी नहीं चाहते थे रखना, क्योंकि इसको रखना भी कोई आसान काम नहीं है। मतलब इसकी सुरक्षा ही सबसे बड़ी चिंता है। मैं खुद ही सोचता हूँ कि अगर मैं एक पिस्तौल या बंदूक रखने लगूं तो मुझे अपनी सुरक्षा से ज्यादा उस पिस्तौल या बंदूक की सुरक्षा की होने लगेगी। तो ये इन देशों ने खुशी खुशी दे दिए। और ये बात सही है कि आज अगर यूक्रेन के पास वो हथियार होता तो शायद ये युद्ध नहीं होता, लेकिन फिर उससे हम इस हथियार को जायज़ ठहराने की दिशा में बढ़ते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि यूक्रेन ने अपने हथियार खुशी खुशी रूस को सौंप दिए और इसी तरह से बाकी 2 देशों ने भी। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसने अपने 6 बम बना लिए थे और उनको फिर ख़त्म किया। वो एकमात्र देश है जिसने अपने सारे हथियार स्वयं से ख़त्म किए। अर्जेंटीना, ब्राज़ील भी एक होड़ में शामिल थे, उन्होंने भी अपनी होड़ को रोका और ये हथियार नहीं बनाए। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई समाज में भी आप देखिए, ज़्यादातर लोग हथियार न रखने में विश्वास करते हैं। उनको अपनी सुरक्षा बिना हथियार के वो उसके प्रति निश्चिंत रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हथियार रखते हैं, और ख़ास करके आप देखें जो हथियारों का प्रदर्शन करते हैं वो तो उनकी छवि तो समाज में कुछ और ही होती है। तो ये दुनिया में भी ऐसा ही है कि कुछ ऐसे देश हैं जो दबंगई करते हैं, वो हथियार न सिर्फ रखते हैं बल्कि जैसा मीनू जी कह रही थी, धमकियां भी देते रहते हैं दूसरों को। तो ये जो है उस गुंडे बदमाश की श्रेणी में आएंगे ये 5 देश सुरक्षा परिषद के सदस्य। और हमारे पास विकल्प था कि हम दुनिया की जो जो सज्जन जमात है उसमें शामिल हों और हम कहें कि इस हथियार को हम नहीं बनाएंगे। हमें पाकिस्तान के साथ एक समझौता करके दक्षिण एशिया को भी परमाणु शस्त्र मुक्त क्षेत्र बना लेना चाहिए था, जिसका प्रयास हुआ है। मैं खुद एक डेलीगेशन में रहा हूं जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह गया है, जिसमें 2 हिंदुस्तानी और 2 पाकिस्तानी थे, जिसमें हम लोगों को समझा रहे थे कि दक्षिण एशिया को भी परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए, लेकिन खैर वो नहीं हो पाया। तो हमें रहना चाहिए था सज्जन देशों के साथ, लेकिन हम चले गए हैं, हम उनकी टेबल पे बैठना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है।